डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक है इंडक्शन। आज हम लोग उसी को स्टडी करेंगे। अगर इंडक्शन की बात हो, ये शब्द ही मतलब हो गया इंड्यूस करना, किसी को प्रभावित करना। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जब एम्ब्रियोनिक स्टेट होता है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल ऐसे अगल बगल में रहते हैं, और इन्हीं चार सेल को आगे जाकर एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, मान लो एक ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो ये चारों सेल एक दूसरे को ऑर्डर देंगे और अकॉर्डिंगली वो अपने आप को बदलते रहते हैं। मान लो यहां से पैराक्राइन फैक्टर निकला, वो इससे जुड़ गया, इससे कोई पैराक्राइन फैक्टर निकला, इससे जुड़ गया, और सब एक दूसरे के ऑर्डर देते हुए नहीं बोलते, एकदम मिलजुल कर एक बॉडी का निर्माण करना है। तो इंडक्शन में निश्चित रूप से एक सेट ऑफ कमांड्स होते हैं जो नेबर सेल्स एक दूसरे को देते हैं, ताकि वो सही तरीके से हारमोनियसली काम करके शरीर को बनाए, बॉडी को बनाए, जिस काम को करना है उस काम को करना है। बोलते भी हैं कि एक सीक्वेंस है, मतलब ऑर्डर है, सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शंस। मतलब ये ऑर्डर्ड प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि जिसका जो मन हुआ वो करेगा। सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शंस इसके बीच में, बिटवीन नेबरिंग सेल्स, ठीक है ना, अड़ोस पड़ोस के सेल्स में, इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पहले द लगा देते हैं, इन द एम्ब्रियो इज कॉल्ड इंडक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन। ठीक है। अब जो इंडक्शन की प्रॉपर्टी उसमें क्या है कि निश्चित रूप से अगर ये एक सेल है, और इसके बगल में एक दूसरा सेल है, ये दोनों सेल है, सेल बी, सेल ए। अब इससे निकला हुआ एक पैराक्राइन फैक्टर का रिसेप्टर किस पर है? सेल बी पर है। ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सिग्नल। और इसे बोल रहे हैं रिसेप्टर। अर्थात सेल ए जो ऑर्डर दे रहा है, सेल बी उस ऑर्डर के आधार पर काम करेगा। तो सेल ए को कहा गया कि ये जो है सेल, ये है इंड्यूसर। तो जो सेल ऑर्डर देता है उसे हम लोग इंड्यूसर बोलते हैं, और जो सेल उसके ऑर्डर पर काम करता है उसे रिस्पॉन्डर कहते हैं। तो ये इंड्यूसर है। तो इंड्यूसर वो सेल होता है जो कि सिग्नल को सिक्रीट करता है, जो ऑर्डर भेजता है, और रिस्पॉन्डर वो सेल है जो उस ऑर्डर को लेकर अपने में चेंजेस करता है। तो ये रिस्पॉन्स हो गया। और जो सिग्नल है, वो सिग्नल, ये केमिकल सिग्नल है, ये एक पैराक्राइन फैक्टर हो सकता है, एक जक्स्टाक्राइन फैक्टर हो सकता है, एक इंडोक्राइन भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को भी एक नाम से पुकारा जाता है, और उस सिग्नल को वहां पर क्या कहा जाता है? इवोकेटर। इवोकेटर मतलब क्या हो गया? इवोक करने वाला, किसी चीज को इवोक करने वाला, या फिर उसको बोला जाता है मॉर्फोजेनाइट्स। मतलब ये वो सिग्नल होते हैं जिनके आधार पर इसमें रिस्पॉन्डर्स में बदलाव देखा जाता है। तो ये जो है इंड्यूसर और रिस्पॉन्डर के बीच का एक संबंध है। अब क्या है, मैं जस्ट एक एग्जांपल बोलूं कि बहुत अच्छी मूवी चल रही है, मान लो टीवी है, टीवी पर बहुत बढ़िया मूवी चल रहा है, एक आदमी वहां बैठा हुआ, ठीक है ना, ये आदमी यहां बैठा हुआ है, ठीक है ना, बैठा हुआ है, और ये आदमी अपने आंख पर क्या कर लिया है? पट्टी बांध लिया है, ठीक है ना। ये देखो ब्लैक कलर का क्या बांध लिया इसने?
पट्टी। तो क्या यह इस टीवी में होने वाले डांस डूंस गाना, आवाज तो सुन रहा है ये, लेकिन क्या ये देख पा रहा है? तो बोल रहे हैं कि ये देख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? क्योंकि इसने आंख पर काली पट्टी बना बांध लिया है। इसका मतलब क्या है कि सिग्नल आ रहा है टीवी से, विजुअल सिग्नल आ रहा है, लेकिन जो नेबर सेल है उसके पास वो रिसेप्टर नहीं है। इसका नतीजा क्या हुआ कि सिग्नल का कम्युनिकेशन उस बगल वाले सेल पर नहीं हो रहा। इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक शब्द आता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। ठीक है ना? कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि आप कितने हैं। जैसे होता है ना, एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों को बहुत सारा विषय वस्तु पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें कुछ जो होते हैं वो पिकअप करते हैं और कुछ जो है उससे अलग हो जाते हैं। तो जो उस टॉपिक को पिकअप कर लेते हैं वो हम क्या बोलेंगे, ये कॉम्पिटेंट है, ये टॉपिक को उठाना जानते हैं। और जो नहीं उठा पाए उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अभी इनकॉम्पिटेंट नहीं हुए हैं, ये अभी कॉम्पिटेंट नहीं हुए हैं, इन्हें कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा। हम्म। तो योग्यता जो है उसी से यहां पर बात को बताई गई। अब कॉम्पिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? ये क्षमता है, एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल, ऑफ अ सेल टू रिस्पॉन्ड टू, किसको रिस्पॉन्ड करना है? टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्शन। इंडक्शन, इंडक्शन मतलब सिग्नल। हम्म। तो कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं कि किसी भी सेल की वो क्षमता, एबिलिटी ऑफ अ सेल, जिसके कारण वो इंडक्शन को रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे अगर हम यहां दिखा रहे हैं कि ये सेल ए है, सेल बी है। सेल ए ने इवाकोटर मतलब सिग्नल को रिलीज किया, सेल बी में रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने उस सिग्नल को रिसीव किया और उसके आधार पर काम हुआ। तो अगर ये काम हुआ तो इसका मतलब क्या है? सेल बी इज अ कॉम्पिटेंट सेल। ठीक है? यहीं पर अगर हम सोचो कि एक और सेल हो, ये सिग्नल तो इधर भी आएगा, बट यहां उसका रिसेप्टर नहीं। देखो यहाँ ट्रायंगुलर रिसेप्टर हो गया, ये सेल कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, दिस इज सेल सी। तो हम क्या बोलेंगे? सेल बी इज कॉम्पिटेंट बट सेल सी इज नॉट कॉम्पिटेंट। यहां पर अगर हमसे कोई सवाल पूछा कि तत्काल बताइए कि सेल सी कॉम्पिटेंट क्यों नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि इसका रिसेप्टर सर दिख रहा है ना, ये ट्रायंगुलर है और ये जो सिग्नल है ये गोल है। गोल वाला तो ऐसे जगह पर जाएगा जहां पर गोल रूप में सेट हो जाएगा, इसलिए सेल बी कॉम्पिटेंट है, सेल सी कॉम्पिटेंट नहीं है। एक हट्टा कट्ठा आदमी है, ठीक है ना, एक तगड़ा आदमी है, और एक दुर्बल आदमी है जो एकदम झुक चुका है, पेट भी एकदम अटक गया है, ठीक है, हाथ में भी लाठी का सहारा है। ठीक है? इन दोनों में अगर मदद करना हो तो किसको हम लोग मदद करेंगे? निश्चित रूप से सेकंड वाले को, जो बी पर्सन है, ए पर्सन है। बी पर्सन को हम मदद करेंगे क्योंकि ये ओल्ड हो चुका है, कमजोर हो चुका है, लाठी का सहारा है। इसको मदद करना हमेशा समाज में अच्छा माना जाए कि भाई ये मतलब कमजोर को मदद कर रहे हैं, बूढ़े लोग को मदद कर रहे हैं। बट ये जो हट्टा कट्टा आदमी है, अगर इसको कोई गोद में उठा के मदद करे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ये तो कॉम्पिटेंट है, ये तो मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। बट ये ओल्ड आदमी क्या है? इनकॉम्पिटेंट है, अभी इसको मदद करना पड़ेगा। इसीलिए सेल का कॉम्पिटेंसी भी इसी स्तर से चेक किया जाता है। अब जैसे इस पक्ष में एक एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है ना, कि पैक्स 6
PAX6 is a competence factor. कॉम्पिटेंस फैक्टर एक प्रोटीन है PAX6 जो कि कॉम्पिटेंस फैक्टर है, ठीक है ना। और इसका क्या रोल है वो देखो। इसका रोल ये है, ये फैक्टर जो है ये मेक्स इक्टोडर्म इक्टोडर्म कॉम्पिटेंट इक्टोडर्म सेल competent competent to respond to signals from optic vesicle to make a lens। देखिए आंख की बात हो रही है, ठीक है। क्या आंख की बात है, आप देखें कि ऑप्टिक वेजाइकल मतलब हो गया आंख का ये वेजाइकल, और इसमें बनना है लेंस। हम सब जानते हैं लेंस बनता है आगे ऐसे। अब ये लेंस बनने के लिए निश्चित रूप से ऑप्टिक वेजाइकल होगा वहीं, मतलब आंख में ही लेंस बनेगा, आंख के बाहर लेंस बनने का कोई महत्व नहीं है। एक बार जब ऑप्टिक वेजाइकल बन गया तो ये PAX6 फैक्टर रिलीज होगा, और ये अंदर में जो इक्टोडर्म सेल है उस सेल को ये इनेबल करेगा कि वो क्या बना दे, लेंस। अगर ये PAX6 को हम म्यूटेट कर दें, ठीक है ना, इफ PAX6 इज, अगर PAX6 को म्यूटेटेड कर दें, और म्यूटेटेड भी क्या, लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब काम खत्म हो जाए, तो लोगों ने क्या देखा, लोगों ने देखा कि ऑप्टिक वेजाइकल में जो एक्टोडर्म है fails to make a लेंस। वो लेंस नहीं बना पाए। ऐसा नहीं कि वो एक्टोडर्म नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वो लेंस नहीं बना पाया। क्यों लेंस नहीं बना पाया, क्योंकि PAX6 जो है वो म्यूटेटेड हो गया। दूसरा क्या कंडीशन है कि अगर PAX6 हो, देखें एक और इसमें, नॉर्मल PAX6 इज सिक्रीटेड, नॉर्मल PAX6 सिक्रीट किया गया, बट ectoderm cell is मतलब इनकॉम्पिटेंट। अगर ectoderm सेल किसी कारण से इनकॉम्पिटेंट है, क्यों इनकॉम्पिटेंट है, बिकॉज डिफॉर्म्ड रिसेप्टर, उसका रिसेप्टर डिफॉर्म्ड है, तो क्या होगा, फेल्स टू मेक अ लेंस, ठीक है ना, लेंस वो नहीं बना पाए। ऐसे कई चीजें होती हैं कि बगल के सेल को सिग्नल मिला लेकिन सेल ने रिस्पॉन्स नहीं किया। क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि अंदर में बहुत तरह की समस्याएं थी। दैट इज कॉल्ड इनकॉम्पिटेंसी। हम लोग लेंस का देख रहे हैं, हम लोग आई का देख रहे हैं कि कैसे कैसे एक आई का इंडक्शन के माध्यम से फॉर्मेशन होता है, उसके सभी अंगों का, सभी हिस्सों का। तो अर्ली गैस्ट्रुला से श्रृंखला शुरू हुई, अर्ली गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला, अर्ली न्यूरुला, मिड टू लेट न्यूरुला, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस। अब देखें, जब अर्ली गैस्ट्रुला होता है वहां पर इक्टोडर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, ठीक है।
मतलब ये जो सेल है, ये सेल प्रस्तावित है कि ये एक्टोडर्म बनेगा। अब जब वही सेल आगे बढ़ता है तो लेट गैस्ट्रुला में वो बन जाता है प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट, क्योंकि न्यूरल मतलब नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है, इसीलिए न्यूरल प्लेट यहां से बना। जब अर्ली न्यूरल स्टेज में ये पहुंचा, ये बन गया प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप, मतलब जहां पर आंख बनना है, ऑप्टिक कप। फिर ये आगे और उसको ऑर्डर मिला, ये चेंज हो गया ऑप्टिक वेजाइकिल में। और ये जो ऑप्टिक वेजाइकिल है, ये दो हिस्सों में आगे डिफरेंशिएट कर गया। एक हो गया पिगमेंटेड रेटिना, पिगमेंटेड रेटिना जिससे हम लोग रंग और रोशनी देखते हैं। और दूसरा हो गया न्यूरल रेटिना, जो कि नर्वस रेटिना है, मतलब वो हमें सेंस भेजता है, जो भी हम देखते हैं ना उसको ब्रेन तक भेजता है। रॉड सेल, कौन सेल्स, ये सब पढ़े हैं ना, ये सब उसके अंदर में आता है। ये ऐसे करके बढ़ा है, किंतु इस बढ़ने में अकेले इस काम को ये कर नहीं सकता है, इसको मदद की जरूरत है। देखिए अब साथ में कैसे चलता है। जब लेट गैस्ट्रुला है, प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट बन रहा है, ठीक उसी वक्त एक और सेल इसमें एक्टिवेट होता है, जिसे कहा जाता है, रेड कलर चेंज कर देता हूं, कॉन्ट्रास्ट कलर लेता हूं, ब्लू लेता हूं, उसे कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। अब ये प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस भी ग्रो कर रहा है, देखिए साथ साथ, ठीक है ना। और ये किसमें ग्रो कर रहा है, यहां से यहां तक प्रोस्पेक्टिव। अब देखिए हम पूरा लिख रहे हैं यहां से यहां, मतलब ये पूरा अर्ली से लेकर मिड तक जा रहा है। लेंस एक्टोडर्म, मतलब ये भविष्य में क्या बनेगा, लेंस बनेगा। ऊपर क्या बन रहा है, ऑप्टिक कप बन रहा है। ये क्या बना रहा है, लेंस बना रहा है। अब इसने लेट तक में ये बन गया लेंस प्लेकोड। लेंस प्लेकोड मतलब वो जगह जहां से लेंस बनेगा। अब ये आगे बढ़ा और बनाया लेंस वेजाइकल, और फाइनली क्या बना, लेंस। लेंस जिसके माध्यम से रोशनी रेटिना तक जानता जाता है। अब आप गौर करेंगे, यहां पर बनने बनने में लेंस वेजाइकिल जो है यह सिग्नल भेजता है किसके पास, ऑप्टिक वेजाइकिल को, क्या बनाने के लिए, न्यूरल रेटिना। क्योंकि लेंस का आंख में क्या काम होता है, तो लेंस का यही ना काम होता है। यदि हम ये एक सिंपल आई बनाए ऐसे, सबको आंख तो सब लोग पढ़ते ही हैं। अब इस सामान्य स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये लेंस है, और पीछे यहां जो देख रहा है ये रेटिना है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, करेक्ट ना। तो लेंस क्या करता है, लेंस रोशनी को अंदर रेटिना के पास भेजता है, करेक्ट, यही काम करता है। अगर रेटिना ही नहीं बने तो लेंस की क्या जरूरत है। अगर मान लो रेटिना हट गया, तो लेंस अगर लाइट आएगा भी तो क्या पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लाइट को सेंस करने के लिए रेटिना जरूरी है। और वो भी कौन सा, जिसमें न्यूरॉन्स हो, लाइक रॉड एंड कोन्स। देखिए कैसे इनका रिलेशनशिप है। लेंस वेजाइकिल ने ऑर्डर भेजा किसको, ऑप्टिक वेजाइकिल को, क्या करने के लिए, कि आप बनाइए रेटिना। तो पिगमेंटेड रेटिना भी बना, न्यूरल रेटिना बना। जैसे न्यूरल रेटिना बना, इसने लेंस वेजाइकिल को ऑर्डर दिया, देखिए लेंस वेजाइकिल है, इसको इसने ऑर्डर दिया कि चलो हम बन गए हैं, हम तैयार हैं, लाइट मिलेगा हमको, तो हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे।
अब तुम लेंस बना दो, लेंस बन गया, है ना। ये अगर न्यूरल रेटिना ये संवाद नहीं देता तो लेंस भी नहीं बनता, है ना। और अगर लेंस वेसिकल नहीं बनता और ये संवाद नहीं देता, ये न्यूरल रेटिना भी नहीं बनता। ये सब आपस में बात करके बना रहा है। अब यहां पर एक और भी रेंज में हम लोग चीजों को देखेंगे। देखिए, प्रोस्पेक्टिव फेरिंग्स, फेरिंग्स जानते हैं,